जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के टॉप के 25 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कॉमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के जवाब पहले से ही पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 1 है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? सही जवाब है डी ब्रोगली ने। कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रोगली ने स्थापित की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? सही जवाब है टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है। और न्यूटन बल का मात्रक है, आपको ध्यान रखना है। न्यूटन बल का मात्रक है और चुंबकीय फ्लक्स का एक्सआई मात्रक वेबर है, यह आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का एक्सआई मात्रक वेबर है, न्यूटन बल का मात्रक है और चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है, यह आपको ध्यान रखने। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई टेस्ला है। प्रश्न नंबर 3, एम्पियर मात्रक है। सही जवाब है विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका इसका मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड की दर से प्रभावित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहेंगे। प्रश्न नंबर 4, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पिक्नोमीटर का। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। यूडियोमीटर का प्रयोग गैसों के मिश्रण का आयतन में परिवर्तन मापने के लिए किया जाता है। पिक्नोमीटर का प्रयोग द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। वेवामीटर का प्रयोग मिट्टी का यांत्रिक गुण मापने के लिए किया जाता है। एक बार दोबारा से देखिए। एनीमोमीटर वायु का वेग मापते हैं। यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन में परिवर्तन नापते हैं। पिक्नोमीटर द्रव का घनत्व मापते हैं। वेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण नापते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा द्रवों का घनत्व मापते हैं पिक्नोमीटर से। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, m1 L2 टी की पावर -3। m1 L2 टी की पावर -3 शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा m1 L2 टी की पावर -3 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 6, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? सही जवाब है बेलनाकार लेंस से। दृष्टि वैषम्य को बेलनाकार लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट, आंख के कार्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य उत्पन्न होता है। यह नेत्र दोष में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्ता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक से देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक से देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? सही जवाब है जेट इंजन का। फ्रैंक व्हिटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के सिद्धांत पर। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 8, दांतों में वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दांतों में बड़ी छवि को देखने के लिए
दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। बड़ी छवि को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जिम और शेविंग बनाने वाले भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। दांतों की वर्धित छवि देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण गाड़ियों की साइड लाइट में लगे होते हैं। इनकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर पीछे की गाड़ियों को देख सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया। सही जवाब है सीवी रमन ने। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर सीवी रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत के शोध को प्रस्तुत किया, यह आपको ध्यान रखना है। सर सीवी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध प्रस्तुत किया। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर इन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन के जन्म पर ही 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 10। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? सही जवाब है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर है। अगर यह किलोमीटर में हो तो 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे? निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई। एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ उद्योगपति भी थे, उन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील, वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला परखी थे। इन्होंने विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। विक्रम साराभाई वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, सही जवाब है 212 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फारेनहाइट होता है। जल का क्वथनांक देखिए सेंटीग्रेड में 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 373.127 केल्विन होता है, 211.995 फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, खालिस्तान का प्रयोग हवा के बल और वेग के मापने के लिए किया जाता है। खालिस्तान का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब है एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों का वेग मापने के लिए किया जाता है।
लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की विशिष्ट घनत्व मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। खालिस्तान यानी एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सही जवाब है कॉपर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होगी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, सही जवाब है आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट, 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र के कॉस्मस यान द्वारा किया गया। किस यान द्वारा? कॉस्मस यान द्वारा किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान का प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलीय प्रयोग। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, सही जवाब है डेसिबल। ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की माप इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का, न्यूटन बल का मात्रक है, फारेनहाइट ताप का मात्रक है, यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, जबकि ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया जाता है, कैलोरी का, बल को मापने के लिए न्यूटन का, ताप मापने के लिए फारेनहाइट का। आपका प्रश्न नंबर 17 है, अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, सही जवाब है डॉक्टर जे.एस. कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम थे, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों डिटेल, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम यह एक भारतीय समुद्री जीव शास्त्री थे। यह एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे, यह आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम थे, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 18, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब है अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। शीतलक पृष्ठतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है और तांबे की एक वाष्प ठंडी कुंडली में फ्योन गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करती है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है, सही जवाब है ऑप्शन सी लाइट इमिटेड डायोड। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटेड डायोड है। देखिए, एलईडी का पूर्ण नाम लाइट इमिटेड डायोड है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। एलईडी कई प्रकार की होती हैं। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, वैवर्नी और ओएलईडी प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 20, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है, सही जवाब है ऑप्शन 1 वजन किलोग्राम में बटे में लंबाई मीटर स्क्वायर में। ये रहा इसका क्वेश्चन। आपका प्रश्न नंबर 20 है, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है, सही जवाब है ऑप्शन 1 बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच है तो हमारा बीएमआई सही है, यह आपको ध्यान रखना है।
और 30 से 34.9 है तो मोटापा है, 35 से 39.9 है तो अति मोटापा है और 40 से ऊपर है कम है तो अवस्थ मोटापा है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उन्हें हटाया नहीं गया था। यह किस एक का उदाहरण है? अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उन्हें हटाया नहीं गया था। यह किस का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई शिथिल वस्तु तब तक शिथिल रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न हो। अतः स्पष्ट है कोई भी वस्तु कितने ही भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा, न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार वह पुस्तक वहीं पर पड़ी रही। प्रश्न नंबर 22, मैंने दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंका और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? सही जवाब है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। मैंने दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंका और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। देखिए दोस्तों, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की तरफ हटना इसके उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, परमाणु के केंद्र में नाभिक खोज करी थी रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। होता है जिसे धनावेशी प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन कैसा धनावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 24, डेसिबल इकाई है। सही जवाब है ध्वनि की तीव्रता की। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता की माप इकाई डेसिबल है। इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल से तक 0 से 180 डेसिबल तक का शोर का सामना कर सकते हैं। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 25, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंगे दूसरे किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इसे ध्वनि परिवर्तित होती है और प्रतिध्वनि कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। धन्यवाद।